शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी चार चार पांच महीने पहले देश में जो आम चुनाव हुए थे, उससे जो बवंडर उठा, जो धूल का एक गुबार उठा, वो इन 4-5 महीने में धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, थम रहा है और खत्म हो रहा है। देश की अब तक की सबसे श्रेष्ठ सरकार को जिस तरह उस चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में अपेक्षा के प्रतिकूल जिस तरह से जनता का समर्थन मिला, वो शायद बहुत से लोगों के दिल पर चुभ रहा है और उस पार्टी के भी को भी हताशा रही होगी जिसने देश के लिए इतना काम किया। आप विरोधी रहे हो या समर्थक हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जितना काम इन मोदी सरकार ने इन 10 सालों में किया, उतना आज तक के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं किया। और बहुत से लोग दुखी हैं इस बात से लेकर के। लेकिन क्या हुआ कि जो भ्रम के जो जाले उन चुनाव से पहले जो है, लोकसभा चुनाव से पहले जो भ्रम के जाले लगाए गए थे, वो धीरे धीरे करके साफ हो रहे हैं। पर चर्चा करूंगा कि हरियाणा और J&K के चुनाव के बाद अब देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य राजनीतिक दृष्टि से, वहां 48 सीट लोकसभा की है और 80 उत्तर प्रदेश में है। तो वहां की राजनीति किस करवट बदल रही है, किस करवट चल रही है, क्या वहां की स्थिति है, मैं उसका विश्लेषण करूंगा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और विशेषकर वे लोग जो देश की प्रगति चाहते हैं, जो मोदी जी को चाहते हैं, जो बीजेपी की ईमानदारी और काम करने की जो उनकी इच्छा है, जो दिखाई देता है, उसको चाहते हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करेगा और कमेंट भी जरूर करेगा। धन्यवाद। तो मैं जिक्र कर रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद जो एक किस्म से मनोवैज्ञानिक रूप से हताश हो चुके थे बीजेपी वाले या एनडीए वाले, अब हरियाणा चुनाव ने उस सारी स्थिति को नॉर्मलाइज कर दिया। जो गुबार था वो बैठ गया, जो जाले लगे हुए थे भ्रम के, वो कुछ खत्म हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ हो गया, लेकिन हो गया। पहली बात तो क्या हुई, अगर आपने ध्यान से देखा होगा लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद किस तरह से राहुल गांधी का अहंकार बढ़ गया था, किस तरह से भगवान राम की मर्यादा को तार तार कर रहा था, किस तरह से अयोध्या के राजा करके जो है अवधेश प्रसाद को, जो फैजाबाद से सांसद बने, उसको सम्मानित कर रहा था। सम्मानित करे ठीक है, लेकिन भगवान राम के, प्रभु राम के बराबरी जो रख रहा था। और आप तो जानते हैं कि ना आज तक इस राम मंदिर में जो 500 साल बाद बना, ना राहुल गांधी ने पूजा अर्चना करी और ना अखिलेश यादव ने करी। तो एक ढंग से उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि हमने हिंदुओं को हरा दिया। लेकिन यह अहंकार 5 महीने तक चला। आपने देखा नहीं किस तरह से बात करता था संसद में भी, एक यूं करके, यूं हाथ यूं फैला करके और बदतमीज से, मतलब एक सभ्य व्यक्ति की तरह नहीं, सभ्य सांसद की तरह नहीं, एक असभ्य उसकी तरह। बल्कि एक बार लोकसभा अध्यक्ष ने टोका भी कि आप ऐसा नहीं करोगे। तो एक तो हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने ये सब उसका अहंकार खत्म कर दिया। राहुल गांधी का जो ये अहंकार था वो खत्म हो गया। जिस तरह लगातार तीसरी बार बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाई और जिस तरह से जम्मू में J&K के चुनाव में कांग्रेस को एक भी हिंदू विधायक नहीं उनका आया, वो बता देता है, वो साबित करता है कि हिंदुओं ने इसका साथ छोड़ दिया। वैसे हरियाणा में लगातार तीसरी बार और पिछली बार से 7-8 सीटें ज़्यादा लाना, यह अपने में संकेत है इस बात का कि सामान्य राजनीति ठीक है, आप जातिवाद कर लो, ये कर लो, लेकिन जो स्टैंड तुम हिंदुओं के खिलाफ ले रहे हो, वो स्टैंड, उसको तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही हुआ। अब मैं आता हूं महाराष्ट्र के चुनाव में, जो एक ही दिन 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसे झारखंड में 2 फेज में है, 13 और 20। पहला फेज 13 और दूसरा फेज जो है 20 नवंबर को, यानी 20 नवंबर को उनका फेज 2 और महाराष्ट्र का दोनों एक साथ चुनाव होंगे। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले
जो इनका महाविकास अघाड़ी है, बड़ी खटपट मच रही हुई थी, आपस में तीर और तलवार चल रहे थे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उद्धव ठाकरे अपनी जिद पर खड़े थे कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो, और कांग्रेस ने लोकसभा की सफलता के आधार पर दावा किया कि मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारे बनेगा, क्योंकि हमारी 13 सीट आई है, हमने कम सीट लड़ करके ज़्यादा हमारे सांसद आए हैं। और शरद पवार तो चुपचाप है, क्योंकि सारी गोटियां उन्होंने चलनी है, मोहरे उन्होंने फिट करने हैं, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम क्या बोलो वो करो। लेकिन वहीं से उन्होंने जो है, जब महाराष्ट्र चुनाव का जब विश्लेषण हुआ तो उसका पहली मार पड़ी उद्धव ठाकरे पर, क्योंकि वहां स्पष्ट हो गया था कि उद्धव ठाकरे को हिंदुओं के वोट नहीं पड़े, शिवसेना के जो ओरिजिनल वोट थे वो नहीं पड़े, वो पड़े जो है शिंदे को, शिंदे की शिवसेना को, जो असली शिवसेना है, और शिवसेना को ने उस हिसाब से पड़ा। और उद्धव ठाकरे को जो वोट मिले वो मैक्सिमम मुसलमानों के थे। अब पेच यहीं पर फंसा हुआ है, क्योंकि वही बेस एनसीपी का है, वही बेस कांग्रेस का है, और अगर उसी बेस पर उद्धव ठाकरे भी अगर दावा करेंगे तो फिर ये तो बढ़ जाएंगे, फिर इनको मिलेगा क्या बाहर से। ये तो ऑलरेडी एनसीपी और कांग्रेस जब साथ मिलती तो ये तो इनका था ही पहले से, उद्धव के आने से क्या मिला। तो इसलिए जब उद्धव बार बार कहते थे कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए या किसी को भी कर दो, वो उनका अपनी एक रणनीति थी, तो उन्होंने इसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन हरियाणा चुनाव से परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। जो 100 से ऊपर जो दावा कर रही थी, 100-150 के करीबन कांग्रेस पार्टी टिकटों का, उसने इसको जमीन पर ले आए। अब कांग्रेस की पोल भी जो है इनके सामने खुल गई, महाविकास अघाड़ी के बाकी दोनों घटकों के सामने, कि इनका हिंदुओं में अब कोई बेस नहीं रहा। आप देखते थे ना, नाना पटोले और जितने भी इनके थे, पृथ्वीराज चौहान, सब जो है दावा करते कि नहीं हमें मिलना चाहिए, वहां उद्धव दावा करते। लेकिन दोनों में से जो है अब दोनों धरातल पर आ गए। उद्धव ठाकरे तो लोकसभा चुनाव से ही धरातल पर आ गए थे, वो भले बकबक करते रहे कि नहीं हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन यहां उनका प्रदर्शन सबसे बेकार रहा था। और प्रदर्शन जो भी रहे, अच्छा रहे या बेकार रहे, मुख्य बात यह है कि आपका जो मूल मतदाता है वो आपसे छिटक करके शिंदे के साथ चले गया, और यही कांग्रेस के साथ हो गया। हरियाणा के चुनाव में और जम्मू कश्मीर के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि अब कांग्रेस की जो छवि है एंटी हिंदू छवि है। मतलब आप J&K में, जम्मू क्षेत्र में आपके 6 विधायकों में से एक भी हिंदू विधायक नहीं है, जबकि आपने पूरा जम्मू का वो चुनाव लड़ा। कश्मीर वैली में कुछ लड़े, लेकिन जम्मू में सारी सीटें लगभग ऑलमोस्ट गठबंधन ने इनको दे दी कि भाई ठीक है, हिंदू बहुल क्षेत्र है, आप वो करिए। तो जो 6 के 6 जीते वो सारे के सारे नॉन हिंदू हैं। तो हरियाणा के चुनाव ने, जबकि बीजेपी बिल्कुल पस्त थी, लोकसभा चुनाव से उसका मनोबल डाउन था, उसके बावजूद 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर भी तीसरी बार सत्ता में आना ये साबित करता कि हिंदुओं ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया। अब यही स्थिति अब महाराष्ट्र में दिख रही है, और अगर ये स्थिति दिख रही है तो आप निश्चित मान के चलिए कि जैसे पहले माना जा रहा था कि ये चुनाव एक तरफा होंगे और महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, अब ये स्थिति आने से रही। पहले तो महायुति, बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की जो ये पार्टी है एनसीपी, या तो एकदम पे पूर्ण बहुमत में आएगी, प्रचंड बहुमत में आएगी, और नहीं भी अगर आई तब भी इस लेवल पर आएगी, एक तरफा जो पहले उम्मीद की जा रही थी वो नहीं होगा। और इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि ये लोग सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि इनका जो 2.5 साल का काम रहा है अब तक का विकास कर रहा है, जो 2.5 साल पहले जो उद्धव ठाकरे के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया था, उससे जो है उसके मुकाबले जनता भी वो करती है, कंपेयर करती है इन्होंने क्या नहीं किया। और जो महाविकास अघाड़ी में जो अब लड़ाई चल रही है, जो आंतरिक फूट चल रही है, जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, उसका भी जनता पर फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो ये महायुति जो गठबंधन है उससे लोग बहुत खुश होंगे,
क्योंकि उस गठबंधन में अजीत पवार को लाने से बहुत से लोगों के मन में ये बात है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं जी हमने उनसे मतलब हटा करके फिर लौट करके वही आ गए, चेहरे फिर वही आ गए, आपका वो करो। तो लेकिन ये है कि इतनी नाराजगी नहीं है। अभी वो लोग मानते हैं जो लोग नाराज थे कि नहीं सत्ता में बीजेपी ही आएगी। अब आप ये देखिए कि एक तो इनका कामकाज, दूसरा इनका तालमेल। जो महायुति में वो चाहते हैं कि बीजेपी ने अपना एक टारगेट तय कर लिया कि 150 से 160 के बीच हमें सीट लेनी है, और बाकी दोनों को जो है उसके बाद नंबर 2 पे ये रहेंगे शिंदे और नंबर 3 पर अजीत पवार। ये स्थिति रहनी है, क्योंकि जो वोट बैंक के हिसाब से आज भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। लोकसभा में भले ही नंबर ऑफ उसके हिसाब से न हो एमपी के हिसाब से, लेकिन वोट बैंक के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और जो ये महायुति और इनका जो अभी टकराव हुआ था, केवल 0.5 या 1% से कम वोट इनको मिले एमवीए से। तो ये सिर्फ 1% वोट, 1% से कम वोट, 0.8 कुछ करीबन जो भी था, ये जो है बहुत जल्दी ये वैसे ही सेंटिमेंटली मिल जाएगा। जो लोग उस छलाव में आ गए थे, जिन्हें बताया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, आज वो सबके सामने जो है ये दिख गया कि ये सिर्फ एक छलावा था। तो जो वोटर जो पहले थे, इससे पहले जब 2019 के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी आपस में मिलकर के लड़े थे, तो उनको स्पष्ट बहुमत से भी ज़्यादा आया था। वो बाद में उद्धव की मति मारी गई और उन्होंने बाला साहब का पूरा वो छोड़ दिया, उनकी सारी लेगेसी को लात मार दी, सारी उनकी कमाई को जितनी भी पूंजी थी, उनकी राजनीतिक पूंजी थी, उसको जो है ठोकर मार दी और औरंगजेब के साथ चले गए, औरंगजेब सेना में शामिल हो गया। अब आप एक चीज और देखिएगा क्या हो रहा है। जो इनका मुस्लिम वोट बैंक है महाविकास अघाड़ी का, वो भी अब इनसे परेशान है। आजकल कई वीडियो आ रहे, कई नेता बोल रहे हैं कि तुमने हमें बिल्कुल फुटबॉल समझ रखा है, हमें जो है लात मार रहे हो, जब मर जाए लात मारे, जब कुछ वो आ गया। कहीं न कहीं चाहे बहुत छोटा परसेंट है, मुसलमानों के मन में भी ये बात आ गई है कि हम बीजेपी से दुश्मनी लेकर के बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये सही है कि मुसलमान बिल्कुल नहीं वोट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि अगर हम इन्हीं के साथ जुड़े रहे, महाविकास अघाड़ी के साथ, तो हमें कोई पॉलिटिकली कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो भी फायदा होगा वो नेताओं को होगा, महाविकास अघाड़ी के नेताओं का होगा। कईयों ने मांग कर दी कि हमें 20% सीट दी जाए, इतने % सीट दे दी जाए, क्योंकि हम आपके लिए इतना करते हैं। तो जो मेरा अनुमान है, हालांकि महाविकास अघाड़ी महायुति को, जो बीजेपी शिवसेना और अजित पवार वाली है, उसको मुस्लिम वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है, इनके बीच अजित पवार है और बहुत संभव है, जैसे काफ़ी मुस्लिम नेता आ भी रहे हैं यहाँ पे, कि मुस्लिम का एक वर्ग जो है इनको समर्थन करेगा। तो मुझे जो लग रहा है कि इन चुनावों में सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को होगा, अजित पवार को होगा। उनको एक बहुत बड़ा मुस्लिम वो भी समर्थन मिलेगा, अपना भी मिलेगा जो मूल है, और जो बीजेपी और शिवसेना का जो है, जो पिछली बार जिन्होंने नहीं दिया वो इस बार देंगे। अगर इनको 25-30 सीट भी इसमें मिलती है लड़ने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% स्ट्राइक रेट जो है अजित पवार का होगा। क्योंकि जो वोटर भी है, जो एनसीपी का जो मूल वोटर है, जो पिछली बार शरद पवार के पास गया, अब उनके भी एक मन में उठ रहा है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। शरद पवार तो जो है अब वो राजनीति का उनका लास्ट टर्म है। इसके बाद शरद पवार अगर नहीं रहे तो कौन? सुप्रिया सुले तो नहीं, बाकी तो क्या है, एक पारिवारिक पार्टी में सिर्फ परिवार ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो नेक्स्ट कौन है? अजित पवार, जो इतने सालों से 30-40 सालों से जो है उनके साथ लगे हुए हैं। तो वो वोटर भी यहां आएगा, अजित पवार को मिलेगा, और इस उसके जो है सबसे बड़े बेनिफिशियरी अजित पवार होंगे। भले ही सब लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन आप मान के चलेगा कि इस बार सबसे ज़्यादा फायदा होगा अजित पवार को। और क्योंकि एक कल्चर भी चला है आजकल रेवड़ी बांटने का, तो महाराष्ट्र में भी इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने वायदा नहीं किया,
महायुति ने, इस सरकार ने वायदा नहीं किया, शुरू कर दिया। लाडली बहन करके जो है, जो जैसी परियोजना वहाँ पर, जैसी योजना शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी मध्य प्रदेश में, वैसी योजना इन्होंने यहाँ शुरू कर दी। और निश्चित रूप से इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जो वोटर, जो दिल्ली में लगातार इतने साल से केजरीवाल क्यों आ रहे हैं, या यही कल्चर जो है फिर कांग्रेस ने क्यों उठाया, कर्नाटक में, हिमाचल में, या जहाँ जहाँ भी है वहाँ सारे के सारे जो है अब यही कल्चर चल गया। तो उन्होंने कहा भाई अल्टीमेटली सत्ता गंवाने से तो अच्छा ये है कि हम ये शुरू कर दें। और दूसरा क्या कि धनाढ़ राज्य भी है, उस वहन कर सकते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जो इन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए जो भी योजनाएं चलाई हैं उसका फर्क पड़ेगा। और इसका फर्क अगर 1% 2% भी पड़ गया तो ये पार्टी जबरदस्त हो लाएगी, ये महागठबंधन जबरदस्त सफलता प्राप्त करेगा। बहुत संभव है कि 200 से भी ऊपर इनके विधायक चुने जाएंगे। तो इस समय दोनों गठबंधन एक आपस में लड़ रहा है, एक आपस में सहमति से चल रहा है। इस सब के बावजूद कि देवेंद्र फडणवीस की बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि आपने अजीत पवार को क्यों लाया, लेकिन अब भी वो गठबंधन में है। सारे अभी इनकी कल वार्ता हुई थी, तीनों लोग आज, तीनों नेता आए थे, फडणवीस आए थे, शिंदे आए थे और अजीत पवार आए थे केंद्र में जो है इनसे मिलने के लिए, अमित शाह जी से मिलने के लिए। तो एक कंसेंसस चल रहा कि आगे की भी और इस समय की भी, क्या हम इस समय कितने कितने लड़ेंगे और आगे क्या, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके आधार पर, वो सब चीज़ें ये अभी से तय हो रही, ताकि बाद में उद्धव ठाकरे वाला मामला न पड़े। तो आप देखिएगा ये चुनाव जो है महाराष्ट्र के अगले 4-5 साल की राजनीति को प्रभावित करेंगे। और ये चुनाव दो चीज स्पष्ट करेगा, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, इनको राजनीतिक रूप से जीरो करने में ये चुनाव साबित होंगे अगर महायुति दोबारा सत्ता में आती है। और अगर नहीं भी आती तब भी इनका पतन शुरू हो गया है। अगर सत्ता में आ गए तो फिर तो पतन हो गया। धन्यवाद। फिर कभी झारखंड के बारे में बात करूंगा। आपसे पुनः निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।